आज का पहला प्रश्न है, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 नियासिन। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F है और इसका परमाणु क्रमांक 9 है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित एक बीमारी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 त्वचा। ल्यूकोडर्मा त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। ल्यूकोडर्मा एक चर्म रोग है। इसकी वजह से त्वचा पर सफेद दाग या पेच हो जाते हैं। ऐसा इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली में असंतुलन के कारण मेलनोसाइट्स नामक सेल्स का धीरे धीरे नष्ट हो जाने के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। गोली लेंस की अवधारणा क्या है। पूछा गया आपसे गोली लेंस की अवधारणा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का अपवर्तन। गोली लेंस की अवधारणा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। पोटेशियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर अर्थात पल्स रेट क्या है। पूछा गया आपसे मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर अर्थात पल्स रेट क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 70 से 80 बीट प्रति मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य की पल्स रेट 72 बार प्रति मिनट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 हीरा। हीरा अभी तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हाल ही में कार्बाइन नामक पदार्थ की खोज की गई है जो हीरा से लगभग 3 गुना अधिक कठोर हो सकता है। तो अभी यह अनुमानित है और अभी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है ज्ञात कठोरतम पदार्थ। तो इसका आंसर होगा हीरा और हीरा की जो आकृति होती है वह चतुष्फल की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता कैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन से अधिक। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वह N होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से चिकनाई बढ़ जाती है और घर्षण बल का मान कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। मिथाइल ऑरेंज खालिस्तान होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मिथाइल ऑरेंज की प्रवृत्ति के बारे में कि अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में पीला होता है। तो इसे आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज एक पीएच इंडिकेटर है या अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीले रंग को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। विटामिन के की कमी से क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर 1, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। तारे दिन में तेज धूप के कारण दिखाई नहीं देते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक मात्रा में पड़ता है तथा तारों का प्रकाश कम होने के कारण दिन में वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। पूछा गया आपसे कि इस तथ्य की खोज किसने की कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने की थी। प्रकाश के 7 रंगों को प्रिज्म की सहायता से देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, खालिस्तान पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर। क्वथनांक से नीचे के ताप पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है। पूछा गया आपसे फेफड़ों में जो श्वसन गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कृपिका एल्बियोली, जिसे बोला जाता है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका अर्थात एल्बियोली में होता है। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण फेफड़ों में ही होता है और फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है। पूछा गया आपसे थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रक्त। थ्रोम्बोसिस रक्त की एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस में शरीर में कहीं भी किसी एक नस के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। थ्रोम्बोसिस ज्यादातर पैर या जांघ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खालिस्तान का माप होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके किसका माप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, जड़त्व का। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का माप होता है। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जिसे जड़त्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल। बाल मानव शरीर के वह हिस्से हैं जो प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पूछा गया आपसे लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपघटन अभिक्रिया। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लेड का जो प्रतीक चिन्ह है वह Pb होता है, इसे सीसा कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और ब्रोमीन का जो प्रतीक चिन्ह है वह Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, आलू एक खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है आलू एक खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, तना। आलू एक तना अर्थात स्तंभ है। आलू रबी सीजन की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी विषाणु की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। अर्थात विषाणु किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। विषाणुओं को सजीव एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है। पूछा गया आपसे तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तपेदिक। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है। तपेदिक अर्थात टीबी बीमारी शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कांच के प्रिज्म की तरह। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद कांच के प्रिज्म की तरह कार्य करती है। प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पानी की बूंदों में विक्षेपण के कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मुक्त रूप से गतिशील जोड़। मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में श्लेष द्रव पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट 60। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कोबाल्ट 60 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु। जीवाणु में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अम्ल को एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 एथेनोइक अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? पूछा गया आपसे ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 C4H10। ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है C4H10। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित की जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आघात वर्तनीयता। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है धातुओं में वह आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। एंजाइम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 रक्त में। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त के साथ शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है और हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होते हैं जिनका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने में किया जाता है।
सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का उपयोग नौचालन तथा पानी में जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया आपसे दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 8। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में तैरता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पानी में तैरता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्क। कार्क पानी में तैरता है, इसे आपको याद रखना है। कार्क की संरचना ऐसी होती है कि इसके कण एक दूसरे से बड़ी दूरी पर अलग अलग हो जाते हैं और उनके बीच में हवा फंस जाती है, जिसके कारण यह पानी की तुलना में हल्का हो जाता है। इस कारण जब कार्क को पानी में रखा जाता है तो यह तैरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो खालिस्तान के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो किसके माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 श्रवण तंत्रिका। मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। मानव की जो श्रव्य सीमा होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, आवृत्ति के मध्य होती है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कच्चा तेल पेट्रोलियम। कच्चा तेल पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसमें पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। लिथियम क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li होता है और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। कम घनत्व के कारण यह हल्का होता है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जूतों के तलवे में खांचे क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। जूतों के तलवों में जो खांचे होते हैं वह घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तलवों में खांचे की वजह से सतह से संपर्क बढ़ जाता है, जिससे घर्षण बढ़ जाता है और चलने में आसानी होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बिच्छू बूटी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बिच्छू बूटी में आमतौर पर कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 फार्मिक अम्ल। तथा चींटियों में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस जानवर को खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 शाही। शाही जानवर के पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। इसके शरीर के बाल मोटे, मजबूत और नुकीले होते हैं जो इसे परभक्षियों से बचने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र प्रतीक चिन्ह है वह CO होता है और यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है
अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और पीएच स्केल पर अम्ल का मान 7 से कम होता है। इसे भी आपको याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध इसके खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। इसकी खोज जॉर्ज ओहम ने की थी। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है प्रतिरोध की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है जॉर्ज ओहम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जोड़ को। गठिया रोग जोड़ों से संबंधित रोग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसे लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसे लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 खाद्य वस्तुएं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग में एल्यूमिनियम फाइल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हेलोजनों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हेलोजनों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। हेलोजनों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन है और जो फ्लोरीन है इसका प्रतीक चिन्ह F होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है तथा फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है और तारों में जो चमक होती है वह प्लाज्मा के कारण ही होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ग्रंथि जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम 235। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 श्वेत पटल। श्वेत पटल आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी पदार्थ के घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 कोई मात्रक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज एक खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्याज एक खालिस्तान है। आपको बताना है प्याज कंद, जड़, बीज या फल इनमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है हमारा, प्याज एक खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्याज इनमें से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कंद। प्याज एक कंद का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है
रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो यह भी पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खमीर। खमीर का उपयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है। खमीर का निर्माण किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है और यह रोटी को फूली हुई बनाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घेंगा। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का जो प्रतीक चिन्ह है वह आई होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 53 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हेमर, एनविल और स्टीयरअप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हेमर, एनविल और स्टीयरअप नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कान में। हेमर, एनविल और स्टीयरअप नामक हड्डियां कान में पाई जाती है। मानव के कान में शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती है तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में पाई जाती है और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संपीड़ित फाइबर बोर्ड। संपीड़ित फाइबर बोर्ड प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है। फाइबर बोर्ड का उपयोग सिनेमा घरों व बड़े हॉलों में ध्वनि शोषक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा में निम्न में से किस लवण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा इन सभी में किया जाता है और इसका जो साधारण नाम होता है, NaCl को साधारण रूप में नमक भी कहा जाता है। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड और सूत्र है NaCl। निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। द्रव के संबंध में गति, द्रव की प्रकृति और वस्तु का आकार, इन सभी पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है। घर्षण दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न विरोधी बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ होता है पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसॉल प्रदूषक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसॉल प्रदूषक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरोकार्बन। जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसॉल प्रदूषक फ्लोरोकार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, फलियां। जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक क्षारीय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, NaOH। एक क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट, नालियों की सफाई में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मार्ग में मौजूद कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, टिंडल प्रभाव।
मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लगाई गई वायु चालित टरबाइनों के सेटअप को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लगाई गई वायु चालित टरबाइनों के सेटअप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पवन ऊर्जा फार्म। पवन ऊर्जा फार्म पर अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में वायु चालित जो टरबाइन सेटअप लगाए जाते हैं और यहाँ पर पवन ऊर्जा फार्म में पवन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग कर टरबाइनों की मदद से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र मानव उसके जेनेटिक्स सांस्कृतिक और समाज अध्ययन से संबंधित होता है और एंथ्रोपोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? पूछा गया आपसे सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एस। सल्फर का रासायनिक प्रतीक एस होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है तथा रबर होती है आपकी उसके वल्कनीकरण में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और इसका अंडा सबसे छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बाष्पीकरण। सोडियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए बाष्पीकरण तकनीक का उपयोग किया जाता है और जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसका साधारण नाम नमक होता है। इसके जलीय विलयन को बाष्पीकरण विधि द्वारा जल को बाष्पीकृत करके पृथक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पानी से। मानव शरीर का लगभग 60 से 80% भाग पानी से बना होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? 4 नियम दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन कोषों में प्रवेश करता है जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 23 जोड़ी गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 CaSO4 × हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O। POP के निर्माण के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण में मिट्टी के बर्तनों, शल्य चिकित्सा इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। किसके अलावा धातुएं विद्युत की कुचालक होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसके अलावा धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अलावा यहाँ पर अधातुएं होना चाहिए। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है या विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल लीड या मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है और यह एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। इसके अतिरिक्त अन्य अधातुएं सभी विद्युत की कुचालक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया आपसे सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण का। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तथा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सोमा। एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को सोमा कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 19, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन आवेश विहीन कण होता है। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, एसेरिकिया कोलाई किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है एसेरिकिया कोलाई किसमें पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य की आंत में। एसेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई छड़ी आकृति का एक बैक्टीरिया है जो जठरांत्र में रहती है तथा हानिकारक बैक्टीरिया को स्थापित होने से रोककर लाभ पहुंचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणावेश होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणावेश होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मवाद। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को मवाद कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समांतर गति करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समांतर गति करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समांतर गति करते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को खालिस्तान स्थान कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अंतरा अणुक बल कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को अंतरा अणुक बल स्थान कहा जाता है। ठोसों के कणों के बीच अंतरा अणुक बल प्रबल तथा गैसों के कणों के बीच अंतरा अणुक बल क्षीण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। पूछा गया आपसे कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जे थॉमसन के द्वारा। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। पूछा गया आपसे इनमें से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 लोहा। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज गति से
गति करती है? हवा में ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? पूछा गया आपसे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जांघ में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो मानव कान में पाई जाती है, और सबसे लंबी हड्डी फीमर मानव के जांघ में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। सप्तर्षि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े डीपर जैसी है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, सप्तर्षि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े डीपर जैसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 तारे। सप्तर्षि तारामंडल में 7 तारे हैं जिनकी आकृति बड़े डीपर जैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थ के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थ के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेफिन। ग्रेफिन को वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थ के रूप में नामित किया गया है। कार्बन के अप्रूप ग्रेफाइट से बना ग्रेफिन एक अणु मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। ग्रेफिन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स के रूप में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गर्तिका। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका कहलाता है। रेटिना मानव आंख का प्रमुख हिस्सा है। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव में स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।